Now in AS 28, what we have done, this is a new accounting standard. New accounting standard means new for CA inter course. Earlier it was not there in old course. Now AS 28 impairment में हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स का इम्पेयरमेंट सीखते हैं एंड ग्रुप ऑफ एसेट्स का हम लोग ने इम्पेयरमेंट सीखा हुआ है। ग्रुप ऑफ एसेट को हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट्स। When individual assets impairment is done, we compare carrying amount of assets with recoverable amount. Carrying amount को हम लोग recoverable amount से compare करते हैं और जो difference आता है that difference is known as impairment loss. Now how to work out this recoverable amount? अरे देख लो काम आएगा एग्जाम के टाइम पे क्विक रिकैप में। How to calculate this recoverable amount? Recoverable amount is calculated higher of net fair value और value in use. ये दोनों में से जो भी हायर रहेगा ना वो हमको लेना है। What is this net fair value? Net fair value is nothing but selling price of assets, because अगर गुड्स बेचते हैं ना तो एनआरवी होता है। गुड्स बेचते हैं तो टैग लगा रहता है एमआरपी का, और बेचने का जो खर्चा लगता है वो माइनस करते तो एनआरवी बोलते हैं। लेकिन एसेट बेचते हैं ना तो मार्केट उसकी प्राइस डिसाइड करता है। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग दोज एसेट्स एंड वैल्यू इन यूज, दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस प्लस सैल्वेज वैल्यू। जो भी एसेट को यूज करके हमको प्रेजेंट वैल्यूज मिलने वाली है ना, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कैश इनकम आएगी, सेकेंड ईयर के एंड में क्या कैश इनकम आएगी, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और फिफ्थ ईयर में साथ में सैल्वेज वैल्यू, उनका भी कैश इनफ्लो। ये सब कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट इज वैल्यू इन यूज। लेकिन ये नेट फेयर वैल्यू कहां से मिलेगा? नेट फेयर वैल्यू मिलेगा रिसेंट ट्रांजैक्शन, जो भी रिसेंट में ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा वहां से नेट फेयर वैल्यू मिलेगा, या फिर एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट से हमको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर नेट फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, if net fair value is not available, then it will be taken as zero. It will be taken as zero. और value in use के लिए भी मैंने बताया था कि अगर value in use में रेंज दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के एंड में 10 या 20 लाख मिलने वाला है, तो 10 + 20/2 एवरेज लेने का, रेंज का एवरेज लेने का। लेकिन रेंज में भी प्रोबेबिलिटी है कि 10,000 का चांसेस 60% का है और 20% का चांसेस 20,000 का चांसेस 80% का है। सो टेक रेंज ऑफ प्रोबेबल अमाउंट। और दूसरा दो तीन चीजें बताई इसमें ना, वैल्यू इन यूज में 5 पॉइंट्स बताए थे। पहला तो वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अगर रेंज दिया है तो टेक एवरेज ऑफ दिस रेंज। लेकिन रेंज में अगर प्रोबेबिलिटी है तो एवरेज ऑफ प्रोबेबल रेंज लेना है। अच्छा, और एक चीज, कितने साल का एस्टिमेशन करना है? 5 इयर्स। प्रॉब्लम में 5 साल से ज्यादा दिया रहेगा तो चलेगा, अपने आप से 5 साल का ही करना चाहिए अपने को। और लास्ट ईयर उसके आगे अगर एसेट की लाइफ उससे ज्यादा बड़ी है तो हम लोग सैल्वेज वैल्यू ले लेंगे आगे के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो क्या लेने का? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट लेनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर वो केस में हम लोग इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले सकते हैं। अगर हमारा कोई एसेट फॉरेन कंट्री में है, अवर एसेट्स आर लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, तो फिर वहां के सारे ट्रांजैक्शंस और एसेट्स की वैल्यू फॉरेन करेंसी में होगी। जैसे अगर यूएस में है तो डॉलर्स में होगी। लेकिन अगर वहां पे अपने को इंपेयरमेंट टेस्ट करना है और वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना है, तो जो कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम है, एक तो फॉरेन करेंसी में करना और वहां के रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना, क्योंकि इंडिया की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है। सो यू टेक इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल इन दैट कंट्री एंड दैट टू इन फॉरेन करेंसी। लेकिन फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है ना, तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सचेंज रेट है ना, वो डेट ऑफ इंडिकेशन, जिस दिन अपने को इंपेयरमेंट का इंडिकेशन मिल रहा है उस दिन की अपने को रेट लेनी। सो ये नेट फेयर वैल्यू इन यूज समझा दिया। इंडिविजुअल एसेट्स के इंपेयरमेंट के साथ इंडिविजुअल एसेट्स का इंपेयरमेंट होगा कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट ऑन द सेम डेट एंड वी गेट इंपेयरमेंट लॉस। 2 एंट्री पास होती है,
इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो वैसे भी लिख सकते हो इंपेयरमेंट लॉस टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, और वो प्रोविजन को एसेट से माइनस कर सकते हो बैलेंस शीट में, तो दोनों की ग्रॉस वैल्यू दिखेगी। पर मैंने तो सीधा लिखा है इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू इंपेयरमेंट लॉस। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा, फिर इंडिविजुअल एसेट्स का रिवर्सल आया। जब इंडिविजुअल एसेट्स का रिवर्सल आया ना, तो पहले तो इंपेयरमेंट लॉस चेक कर लिया, फिर 2-3 साल के बाद में सिचुएशन इंप्रूव हो गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो लेकिन रिवर्सल में हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि 3 पॉइंट्स में काम होगा। सबसे पहले निकालोगे टोटल एप्रिसिएशन, फिर टोटल एप्रिसिएशन के बाद में जो टोटल एप्रिसिएशन है उसको पूरे को रिवर्सल नहीं बोलते, हम लोग उसमें से फाइंड करते कितना मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड है, क्योंकि AS 28 बोलता है दैट रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कैन नॉट एक्सीड द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। सो जो हमारे बुक्स में कैरिंग अमाउंट है ना ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस, वहां से हम लोग वो कैरिंग अमाउंट तक ला सकते हैं। अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ तो क्या कैरिंग अमाउंट होती, बस उतने अमाउंट को रिवर्सल बोलेंगे, उसके ऊपर के अमाउंट को बोलेंगे रिवैल्यूएशन, उसके ऊपर के अमाउंट को रिवैल्यूएशन। तो रिवर्सल की एंट्री आती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और फिर उसके बाद में इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है ना, रिवर्सल टू P&L। सो ये हमने किया था इंडिविजुअल एसेट्स में। फिर हम चले गए थे इंडिकेशंस। कब इंपेयरमेंट करना, जब इंडिकेशंस मिले, 4 एक्सटर्नल इंडिकेशंस और 3 इंटरनल इंडिकेशन। लेकिन उसके पहले स्कोप बताया था मैंने, आउट ऑफ स्कोप। AS2 पे नहीं लगता ये स्टैंडर्ड, उस पे AS2 का अगर इन्वेंट्री का इंपेयरमेंट होता है ना, तो उस पे AS2 है, इन्वेंट्री पे नहीं लगता है। फिर मैंने बताया ये कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस पे नहीं लगता, उसके लिए AS7 है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं लगता, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो ना, तो उसके लिए AS13 है। डिफर्ड टैक्स एसेट पे नहीं लगता, AS22 है। सो कौन से एसेट पे अप्लाई होता है, टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स पे अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हम इंडिकेशंस में गए थे, 4 एक्सटर्नल इंडिकेशंस थे। इंडिकेशंस मिलने पे इंपेयरमेंट करना चाहिए। कौन से 4 एक्सटर्नल इंडिकेशंस है मेरे पास? नंबर 1, पहला एक्सटर्नल इंडिकेशंस है, अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो मेरे एसेट को चेक करना इंपेयर्ड हो गया है। मैंने बताया था, मैंने कार परचेज की और परचेज करने के 15 दिन में कंपनी ने सेम मॉडल का नया वर्जन लॉन्च कर दिया। मैंने आईफोन खरीदा था पैसा जमा करके, खरीदते ही कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, अभी अपने मॉडल की तो वैल्यू गिर गई। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी अवर एसेट इज इंपेयर्ड। फिर उसके बाद में हम लोग ने नेक्स्ट देखा था कि अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा। अरे 100 रुपए में अगर 10 रुपए इंटरेस्ट है तो 90 प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन इंटरेस्ट 15 हो गया तो 85 प्रेजेंट वैल्यू है। सो वैल्यू इन यूज गिरेगा तो अपना एसेट का इंपेयरमेंट होने ही वाला है। नेट फेयर वैल्यू तो और कम है, वैल्यू इन यूज भी कम है, समझा कि नहीं? सो इन दैट केस ऑल्सो अवर एसेट इज इंपेयर्ड। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब भी एक इंडिकेशन है इंपेयरमेंट। फिर मैंने बताया था लीगल रिस्ट्रिक्शन, अगर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आया, मेरे को तो लाइसेंस मिला हुआ था कोल एक्सट्रैक्शन का, गवर्नमेंट ने बोला कोल एक्सट्रैक्शन बंद इंडिया में, तो अभी लाइसेंस का क्या करूं, इंपेयर्ड हो गया ये तो। हैव यू गॉट इट? फिर ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस आने से भी हमारा एसेट इंपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इन यूज भी जीरो हो गई, नेट फेयर वैल्यू भी जीरो हो गई। एंटायर एसेट, एंटायर इंटेंजिबल एसेट लाइसेंस इज इंपेयर्ड। कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाए ऑन यूज ऑफ पर्टिकुलर एसेट तो वहां पे भी इंपेयरमेंट ही आ गया। और एक मैंने बताया था, मैंने क्या क्या बता दिया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया नेक्स्ट, क्या बताया नेक्स्ट वाला, इंटरेस्ट रेट बढ़ना। फिर क्या बताया मैंने, लीगल रिस्ट्रिक्शन। और मैं चौथा बता रहा हूं, चौथा और एक मैंने समझाया था, एंड द फोर्थ वन वाज अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिर जाए ना, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट नेट एसेट्स की वैल्यू गिर गई, क्योंकि शेयर कैपिटल इज नथिंग बट नेट एसेट्स ओनली, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर मार्केट में प्राइस ऑफ शेयर्स गिरे तो वो भी एक इंडिकेशन है इंपेयरमेंट का। 3 इंटरनल इंडिकेशन, अगर एसेट में डैमेज दिखता है तो इंपेयर्ड है, अगर एसेट से कैश इनफ्लो कम आने लगा तो इंपेयर्ड है, और एसेट का अगर रफ यूज हो रहा है, देख रहे हो ना अपना स्टाफ रफ यूज कर रहा है, तो समझ जाने का ये इंपेयरमेंट ही, ये एसेट इंपेयर्ड है, ज्यादा नहीं चलना है। इंपेयरमेंट है, बुखार हो गई है, एसेट को बीमार हो गया है, इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करवा लो। इंपेयरमेंट टेस्ट तभी कराने का, हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे ही ना, बेटे बेटे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो डॉक्टर के पास जाके आते, कुछ काम धंधा नहीं रहता तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते, बीमार होंगे तो जाते हैं, तभी हमारा टेस्ट होता है। तो सेम वे एसेट का भी टेस्ट तब होना चाहिए जब
इंडिकेशंस मिले, हमको इंडिकेटर्स मिले, तब उसका इंपेयरमेंट टेस्ट होना चाहिए। फिर हम लोग चले गए कैश जनरेटिंग यूनिट्स में। कैश जनरेटिंग यूनिट्स का मतलब एक सिंगल एसेट अगर कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है या उसका वैल्यू इन यूज नहीं है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे एसेट के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक रेलवे का और एक माइन का एग्जांपल दिया था। अगर वो माइन के साथ रेलवे है तो फिर हमारा जो भी एक्सट्रैक्शन, जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम मेन मार्केट तक पहुंचा पाते हैं। इंडिविजुअली रेलवे लाइन, ये रोड का कोई मतलब नहीं है, रोड हो या रेलवे लाइन, इसका कोई वैल्यू इन यूज नहीं है। इंडिविजुअली इसका कोई नेट कैश इनफ्लो भी नहीं है, ना इसकी नेट फेयर वैल्यू है, लेकिन ये रेलवे के साथ जुड़ा हुआ तो ही इसकी इज्जत बनी हुई है और कुछ नहीं है। तो अपने को दोनों को साथ में लेके उसका इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। व्हेन एन एसेट इज डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट, it does not generate any separate cash inflows, then we have to form a group of asset। हमको इम्पेयरमेंट ग्रुप का निकालना है और उसके बाद में दोनों एसेट में कैरिंग अमाउंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन जब सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट्स का जब रिवर्सल आएगा ना, तो रिवर्सल में ऐसा नहीं करेंगे। रिवर्सल में याद रखना, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं करेंगे और कुछ नहीं। रिवर्सल में पॉइंट्स वही 3 पॉइंट, टोटल एप्रिसिएशन निकालोगे, फिर बोलोगे मैक्सिमम रिवर्सल कितना अलाउड है वो भी बता दोगे, और उसके बाद मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड जितना भी होगा ना, बस वो मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट रिस्टोर करा देगा तुम्हारा। उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट को इग्नोर करना है, बिकॉज यहां पे कॉस्ट मॉडल ही मान के चलना है। कॉस्ट मॉडल ही एज्यूम करके लिख देना, एज्यूम इट इज अ कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में लोअर वाले पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, हाइयर वैल्यूज कंसीडर नहीं करते, वी इग्नोर इट। सो यहां पे हम लोगों को कॉस्ट मॉडल से चलना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं करना है। और 4 पॉइंट्स बताए थे इधर, टोटल एप्रिसिएशन, मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड, एलोकेशन और फिर एंट्रीज बताई थी। एलोकेशन में हम लोग ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट रिस्टोर करते हैं और फिर मैंने एंट्रीज पास करवाई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नॉर्मल इंडिविजुअल एसेट्स में 3 पार्ट में काम हुआ था, टोटल एप्रिसिएशन, मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड एंड जर्नल एंट्री। लेकिन जब सीजीयू का किया ना, तो टोटल एप्रिसिएशन, मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड, एलोकेशन ऑफ रिवर्सल एंड फिर जर्नल एंट्री, और एक्स्ट्रा जो एलोकेशन के ऊपर, रिवर्सल के ऊपर अमाउंट जो है ना, वो इग्नोर करने के लिए नोट भी लिखा था। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा, सीजीयू के बाद में हम लोग आगे पहुंच जाते हैं गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स। दोनों में ही एलोकेबल और नॉन एलोकेबल का केस बनता है। क्या बनता है? एलोकेबल एंड नॉन एलोकेबल। अगर गुडविल अनएलोकेबल है, अच्छा गुडविल में ना यहां पे रिवर्सल अलाउड है, 2 कंडीशंस दी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो रिवर्सल इज अलाउड, लेकिन हम बोलते हैं कंडीशन इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। और हम तो उसके ऊपर एक एजम्पशन और करते हैं कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हम तो नहीं लिखते सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सो हम लोग रिवर्सल नहीं करेंगे। बाकी AS28 अलाउ करता है इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सर्टेन क्या? 2 कंडीशन है। व्हेन यू रीड मॉड्यूल दे हैव गिवन 2 कंडीशंस कि रिवर्सल के समय सेम सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाए जो पहले जनरेट हुई थी तो रिवर्सल अलाउड है, या फिर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाए। नॉनसेंस, गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स। गुडविल एक बार राइट ऑफ हो चुका ना, तो रिवर्सल जो है ना वो सेल्फ जनरेटेड ही होता है। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में बदलने की जरूरत है, ये पार्ट बदलने की जरूरत है। दे स्पीक सम नॉनसेंस। सो हम लोग ने एक अजम्पशन लिख के ना इंड AS 36 के साथ इसको मैच कर दिया कि दोनों सेम हो गया। सो गुडविल एलोकेबल हो या अनएलोकेबल। अगर अनएलोकेबल है तो सेपरेट कॉलम है, पहले हम लोग इंपेयरमेंट वाले सीजीयू का टोटल इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे, पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा वो बाकी सीजीयूज को हम कैरिंग अमाउंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी इंपेयरमेंट लॉस। और अगर एलोकेबल है तो सेपरेट कॉलम ही बनेगा, ए बी उनके साथ गुडविल ऐड कर दो, कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल विथ रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर, और जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा अपना अपना गुडविल राइट ऑफ करो। एक दूसरे का गुडविल हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते, दोनों अपना अपना गुडविल राइट ऑफ करेंगे। पूरा राइट ऑफ नहीं हो गया तो बैलेंस बचेगा गुडविल में, फ्यूचर में राइट ऑफ होगा। कॉर्पोरेट एसेट्स में भी एलोकेबल अनएलोकेबल दोनों किया था, एंड वंस एलोकेबल अनएलोकेबल में कॉर्पोरेट एसेट्स में क्या था मालूम है? जब एलोकेबल आया ना, तो पहले कॉर्पोरेट एसेट्स को हम लोग ने एलोकेट किया इन द कैरिंग अमाउंट रेशियो, फिर इंपेयरमेंट लॉस को बाइफरकेट किया बिटवीन सीजीयू ए एंड, याद है कॉर्पोरेट बिल्डिंग, सीजीयू बी एंड कॉर्पोरेट बिल्डिंग, और वो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में किया। और फिर उसके बाद में एक अलग से वर्किंग बनाई रिवाइज कैरिंग अमाउंट, जिसमें पहला पुराना कैरिंग अमाउंट और इंपेयरमेंट लॉस एंड बिकॉज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट। और जब ये अनएलोकेबल था ना, तो पहले कॉर्पोरेट एसेट्स को लिए बिना हम लोग ने इंपेयरमेंट लॉस निकाली और एक टोटल का कॉलम बनाया। यू लुक एट द वर्किंग, एक टोटल कॉलम बनाया, फिर बाद में
टोटल कॉलम में हमने कॉर्पोरेट बिल्डिंग लिखा और पूरे बिजनेस का रिकवरेबल अमाउंट दिया रहेगा। देयर दे विल गिव अस फुल बिजनेस रिकवरेबल अमाउंट। खाली कॉर्पोरेट एसेट्स में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर लाइफ ऑफ सीजीयू सेम है ना, वो जो कॉर्पोरेट एसेट्स जब एलोकेबल होता है ना, तो हम लोग कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू में हम लोग कॉर्पोरेट एसेट्स को बाइफरकेट करते हैं। वहां पे एक एजम्पशन है लाइफ ऑफ एसेट इज सेम। अगर लाइफ ऑफ एसेट इज नॉट सेम तो फिर वेटेड रेशियो लेना पड़ता है, ऐसा मैंने नोट्स में लिखवा के दिया। डिस्क्लोजर भी 4 है, 4 डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल एसेट, डिस्क्लोजर ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट सीजीयू, एंड डिस्क्लोजर ऑफ गुडविल, एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। देखो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, एंड दिस ओवरव्यू विल बी वेरी यूजफुल टुवर्ड्स द एंड, या थोड़े दिन के बाद में जब तुम स्टैंडर्ड करते हो तब ये ओवरव्यू काफी काम आता है। क्विकली एक रिकैप हो जाता है, फिर अपने मटेरियल से रीड करते हैं, और रीड करने में तुमको मोर देन 50-60% तो याद आ ही जाता है। सो ऐसा मैं अभी सब स्टैंडर्ड्स का धीरे धीरे करके बनाते जा रहा हूं। ये वाले स्टैंडर्ड का तुम्हारे साथ बना दिया मैंने। सो विद दिस आई कंप्लीट माई समरी ऑफ AS 28 ऑल्सो।